हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आने वाली वर्कशीट क्लास 8 के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 18 करने वाले हैं, जो कि आपकी 22 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो देखिए, इस वर्कशीट में हम सॉइल कंजर्वेशन, वाटर एंड प्रॉब्लम्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, हमें टॉपिक्स जो है समझ में आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं सॉइल कंजर्वेशन के, यानी कि मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, मिट्टी जो होती है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो सभी मेथड को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला है मेथड आपका मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या होता है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो इसमें आप पिक्चर में भी देख सकते हो मल्चिंग का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लगा देते हैं प्लांट्स के बीच में, यानी प्लांट्स को हम ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर देते हैं लाइक स्ट्रॉ वगैरह से। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे कि आपकी मिट्टी है यानी सॉइल का जो मॉइस्चर है वो रिटेन रह सके। ओके, दूसरा प्रोसेस होता है आपका कॉन्टोर बैरियर। ये भी आपका सॉइल कंजर्वेशन का प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्टोन्स हैं आपके, ग्रास है, सॉइल है, इन सभी चीज़ों से हम एक बैरियर बना देते हैं। ठीक है, सो स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। यानी कि कंट्रोल बैरियर्स में हम क्या करते हैं, स्टोन्स, ग्रास और सॉइल्स का यूज़ करके हम बैरियर्स बनाते हैं। ठीक है, कॉन्टोर्स के साथ में, और साथ ही में हम ट्रेंचेस यानी गड्ढे भी बना देते हैं, जिस वजह से कोई पानी वगैरह आ रहा होता है तो वो भी उसमें कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा आपका मेथड होता है रॉक डैम। रॉक डैम वाला मेथड की पिक्चर यहाँ पे साइड में आपको शो हो रखी है, इसको आप देख सकते हो। ये एनसीईआरटी में से पिक्चर ली गई है। तो इसमें क्या किया जाता है, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल्सो हैव टू प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो रॉक्स होते हैं आपके, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना बड़े बड़े, उनको क्या करते हैं, उनकी मदद से हम एक बैरियर बना देते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरा पाइलअप लगा देते हैं रॉक्स का, जिससे वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाए। ठीक है, जिससे आपकी जो सॉइल लॉस है वो भी कम हो जाएगा। नाउ फोर्थ आपका प्रोसेस है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, thus reducing surface runoff and soil erosion। तो टेरेस फार्मिंग को मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ, उसमें क्या किया जाता है। तो टेरेस फार्मिंग की पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। टेरेस फार्मिंग में क्या किया जाता है, सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी उन सीढ़ियों पे जगह जो है बढ़ जाती है, और उसी सीढ़ियों पे फिर खेती की जाती है। और टेरेस फार्मिंग की हेल्प से हम जो है सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पानी होता है, सिंचाई जब हम करते हैं तो ऊपर से आता है सीधा सीढ़ियों पे से। ठीक है, तो स्टीप स्लोप्स आपके बनाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से फिर उन्हीं के ऊपर खेती की जाती है। ठीक है, अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला प्रोसेस है आपका इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड और सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो इंटरक्रॉपिंग को भी आप पिक्चर से देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग उगाई जाती हैं। ठीक है, अगर एक दो टाइप की क्रॉप्स हैं तो उनको उगा दिया जाता है, इसमें अल्टरनेट रोज में उगाया जाता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइम पे भी उगा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमें जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, रेन वॉश से बच जाती है। अगला है कॉन्टोर प्लगिंग। कॉन्टोर प्लगिंग में क्या होता है, प्लगिंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। तो कॉन्टोर प्लगिंग भी आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। इसमें जो है जुताई ऐसे की जाती है पैरेलली। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि वो मिट्टी जो होती है वो खुद ही बैरियर बन जाती है, और हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन है इस मेथड से हो जाता है। तो ये कॉन्टोर प्लगिंग भी बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हमारा शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो शेल्टर बेल्ट को भी हम समझते हैं पिक्चर से। तो शेल्टर बेल्ट में आप देख सकते हो ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ड्राई वहाँ पे रहता है मौसम, और हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे रोज़ में प्लांट लगा दिए जाते हैं। ठीक है, कतारों में जो है प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे विंड हवा जो है वो वहाँ पे हवा का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और आपकी जो सॉइल इरोजन है वो सॉइल कंजर्वेशन हो जाता है इससे। तो ये शेल्टर बेड भी अच्छा मेथड है जो ड्राई रीजन्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमने कुछ मेथड पढ़े अपने सॉइल इरोजन के, अब हम वाटर के बारे में समझेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा वाटर है। सो वाटर देखते हैं क्या होता है। सो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नोन एज वाटर। तो क्या होता है,
यानी वाटर जो होता है वो आपके अर्थ सरफेस का 3/4 होता है। ठीक है, आपकी जो अर्थ सरफेस होती है उस पर 3/4 आपको वाटर मिलेगा। वाटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है, उसको आप मतलब वाटर जो है दोबारा से भी बन सकता है। यानी पहले वाटर एवापोरेशन के मेथड से, कई सारे मेथड होते हैं जिस वजह से वाटर जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है, इसी को हम कहते हैं वाटर। ठीक है, ओशंस की बात करें तो आप महासागरों की अगर बात करेंगे तो ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। तो हमारी जो पृथ्वी है उस पे ओशंस जो होते हैं यानी महासागर जो होते हैं वो 2/3 होते हैं अर्थ सरफेस के, जिससे क्या होते हैं हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट है और एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। हाउ एवर इट इज़ सलाइन एंड नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो देखिए हमारे जो अर्थ पे पानी तो बहुत ज़्यादा 2/3 अर्थ की सरफेस का पानी ही पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी जो है वो हमारे पीने लायक वो नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सलाइन होता है, बहुत ज़्यादा खारा नमक वाला पानी होता है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% एंड 70% of these occur as a ice sheet and glacier in the Antarctica, Greenland and mountain region, and they are inaccessible because of their location. Thus only 1% of fresh water is useful for human consumption. तो देखिए हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत पानी है, यानी 2/3 सरफेस एरिया जो है वो वाटर से ही ढका हुआ है, उसके बावजूद भी वो पीने लायक है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो खारा पानी होता है। बात करें फ्रेश वाटर की, यानी जो पीने लायक पानी होता है जो खारा नहीं होता है वो होता है हमारा 2.7%। ठीक है, 2.7% में से भी हमारा जो 70% पानी होता है वो आपको आइस शीट में मिलता है, यानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ मिलता है ग्लेशियर्स वगैरह में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन में, जहाँ पर ह्यूमन को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ तक हमें जाना, पानी लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी जगह पर होती है जहाँ जाना मुश्किल होता है। तो जिस वजह से हमारा जो फ्रेश वाटर है वो हमारे लिए ओनली 1% ही अवेलेबल है। तो अब आप सोच सकते हो कि पानी इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे लिए 1% ही अवेलेबल होता है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड इज टोटल वॉल्यूम रिमेन द कॉन्स्टेंट। यानी वाटर को ना तो आप अर्थ से कम कर सकते हो, ना ही आप वाटर अर्थ पे ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, जितना आपकी अर्थ पे वाटर है उतना ही रहेगा। ठीक है, आपका जो वाटर का टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इट्स अबंडेंस सीम्स टू वेरी ओनली बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशंस एंड एयर्स लैंड एंड बैक अगेन through the process of evaporation, precipitation and runoff. तो this is you already know is referred to as water cycle. तो वाटर साइकिल की वजह से हमारा जो पानी की कमी पानी जो है कभी कभी आपको कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अबंडेंस उतनी ही रहती है। मॉइस्चर के रूप में आप अगर सारी चीज़ें देखोगे तो आपको वाटर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो वाटर साइकिल की वजह से कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगर पानी आपका भाप भी बन जाता है तो वापस से वो बारिश के रूप में दोबारा से वापस आ जाता है अर्थ पर। तो इस वजह से जो वाटर है हमारे अर्थ पे कांस्टेंट रहता है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। तो हमारे जो वर्ल्ड है वो पानी की कमी से जूझ रहा है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्राफ्ट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो जिन जगह पर सूखा पड़ता है, ड्राफ्ट होता है आपका सूखा, तो जिन जगह पर सूखा पड़ता है तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पानी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमी हो जाती है। दस वाटर शॉर्टेज में बी कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो पानी की कमी हो क्यों रही है? पानी की वाटर शॉर्टेज जो है वो कई सारी वजह से हो सकती है। ठीक है, सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, जैसे कहीं पर बारिश नहीं आती है तो वहाँ पर भी पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम पानी के रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंटामिनेट कर रहे हैं, उस वजह से भी वाटर की प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है। अब नीचे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको देखते हैं। तो ओनली 4 क्वेश्चंस आपको ये दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है आपको व्हाई सॉइल कंजर्वेशन इज नीडेड। सॉइल कंजर्वेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सॉइल कंजर्वेशन की? तो इसमें आप लिखेंगे, तो आंसर नंबर 1 में आप लिखेंगे सॉइल कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स द सॉइल थ्रू द हार्श वेदर एंड स्टॉप इरोजन। While soil is conservating, it's getting more nutrients. The more we conserve soil, the more crops will grow. यानी सॉइल कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी जो वेदर वगैरह है उस वजह से सॉइल जो है वो बच जाती है, सेव जो है सॉइल जो है वो सेव हो जाती है, आपका सॉइल इरोजन जो होता है वो कम हो जाता है अगर हम सॉइल कंजर्वेशन करते हैं तो। ठीक है, अगर हम सॉइल को कंजर्वेशन करते हैं तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, जिससे हमारा जो सॉइल है उसमें ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्चिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग और मल्चिंग में क्या अंतर होता है? तो अंतर में आप लिखेंगे मल्चिंग के बारे में, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो एंड इट्स हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, और दूसरा आपको इंटरक्रॉपिंग भी लिखना है। इंटरक्रॉपिंग में आप लिखेंगे डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखना है, क्योंकि आपको मल्चिंग और इंटरक्रॉपिंग में अंतर बताना है। तो मल्चिंग में ऑर्गेनिक मैटर लगाया जाता है, ठीक है, जबकि आपके इंटरक्रॉपिंग में जो है डिफरेंट क्रॉप जो है डिफरेंट टाइम पे उगाई जाती हैं। तो ये आपके दोनों में अंतर हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि वाई ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि सिर्फ आपको 1% पानी ही क्यों मिल पाता है ह्यूमन कंजप्शन में। तो क्वेश्चन इसमें आप लिखेंगे फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7% एंड ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूजफुल फॉर human consumption. 70% of this occur as a ice sheet and glacier in the Antarctica, Greenland and mountain region, and they are inaccessible because of their location. This only 1% of fresh water is useful for human consumption. तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखेंगे कि फ्रेश वाटर जो है आपका 2.7% होता है, जिसमें से आपका 70% जो होता है वो आपको आइस शीट ग्लेशियर के फॉर्म में मिलता है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन में, जहाँ पर जाना असंभव होता है, इनएक्सेसिबल है वो जगह, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी जगह पर होती है। इस वजह से हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है वो ओनली 1% ही हो पाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ कि हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें आप लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है, और 2/3 जो है वो अर्थ सरफेस आपका वाटर से कवर्ड है। इसका यही मतलब बनता है। और साथ ही में आपको ये भी लिखना है कि फ्रेश वाटर आपका 2.7% होता है, जिसमें से 70% आपको आइस शीट ग्लेशियर आपको अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड रीजन में देखने को मिलता है। साथ ही में 1% ही आपका फ्रेश वाटर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन कर लेने हैं। जाने से पहले करने वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।